हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संधान आईएएस के करंट अफेयर्स पीटी स्पेशल न्यूज़ में। आज 13 जनवरी है। लोहड़ी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सारा भारतवर्ष लोहड़ी का त्यौहार मना रहा है। वस्तुतः कल 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार होगा, जिसे उत्तर भारत में विशेष तौर पे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति कहते हैं। असम में इसे ही बिहू कहते हैं। तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं। अर्थात भारत के विविध क्षेत्रों या प्रदेशों में विविध नामों से जाना जाता है, परंतु मूल यह है कि रबी के फसल के तैयार होने या कटने की खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। लोहड़ी या मकर संक्रांति लगभग पूरक जैसे हैं। रबी के त्यौहार रबी के फसल कटने की खुशी में ही इसे मनाया जाता है। एक कोटेशन बहुत प्रचलित है, इंडियाज एग्रीकल्चर एंड फेस्टिवल्स कम्स फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर। अर्थात भारत की संस्कृति और लगभग जो त्यौहार हैं वो कृषि प्रक्रिया से ही निकले हैं। भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र भी है, यह भी आपको पता होगा। तो आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई। चलते हैं पीटी स्पेशलिस्ट न्यूज़ सीरीज में और जानते हैं प्रमुख न्यूज़ क्या क्या है। 13 जनवरी के प्रमुख समाचारों में भारतीय रक्षा सचिव अजय कुमार एवं वियतनाम के उप रक्षा मंत्री गुयेन ची विन के बीच हुई वर्चुअल बैठक में सैन्य सहयोग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की सहमति जताई गई है। आपको पता होगा, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय की भूमिका है। अर्थात इसके पूर्वी भाग में बंगाली खाड़ी और पश्चिमी भाग में अरब सागर है, जबकि दक्षिण में दक्षिणी हिंद महासागर है। परंतु संपूर्ण हिंद महासागर की भू राजनीति में भारत की भूमिका न केवल केंद्रीय की है, बल्कि वियतनाम से लेकर के जो भी राष्ट्र इस भू राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा जापान जैसे राष्ट्र का भी भरोसा और विश्वास भारत पर है। वियतनाम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए सैन्य सहयोग के माध्यम से न केवल यहाँ शांति बहाल करना चाहता है, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी भारत के साथ मिलकर विकास करना चाहता है। तो ये काफ़ी स्वागत योग्य कदम है। जो दूसरा प्रमुख न्यूज़ है वो एयर टैक्सी सेवा से कंसर्न या संबंधित है। भारत में 14 जनवरी अर्थात कल से हिसार से चंडीगढ़ के बीच एयर टैक्सी प्रारंभ होने जा रहा है। इस एयर टैक्सी में 2 या 3 पैसेंजर कम से कम चल सकते हैं। एक तो ड्राइवर होगा। आप देखिए इस एयर टैक्सी को, ये एयर टैक्सी है। इसमें एक ड्राइवर होगा, एक पैसेंजर या 3 पैसेंजर तक जा सकते हैं। उबर का नाम सुना होगा आपने। भारत में ऑलरेडी जो रोड पे चलने वाले टैक्सी की सुविधाएं हैं उसको उबर प्रदान करता है। यूएसए में उबर ने सबसे पहले इस एयर टैक्सी प्रक्रिया को प्रारंभ किया था। भारत में भी उसने किया है। एयर टैक्सी प्रक्रिया विशेष तौर पे उन नगरों या महानगरों के लिए काफ़ी कारगर होगा जहाँ रोडवेज में जाम की समस्या है, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु या चंडीगढ़। इसी प्रकार के नगरों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। यह प्रारंभ में तो थोड़ा महंगा होगा, लेकिन प्रत्येक जगह फ्लाइट पकड़ के जाना भी आजकल समय गंवाने जैसा है, चूँकि चेक इन चेकआउट का जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा होता है। लेकिन इसमें काफ़ी सस्ता होगा। जैसे आप बुकिंग करेंगे, केवल वहाँ पे एयर टैक्सी होना चाहिए, वैसे बहुत जल्दी ही पहुँच सकता है। उस प्रक्रिया में आप बहुत कम समय में बहुत लंबी दूरी तय कर सकते हैं या बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं, क्योंकि इसकी गति 200 से 340 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी और ये सहज रूप से सबके लिए सुलभ होगा। सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी बेहतर हो सकता है ये। तो भारत में एयर टैक्सी सेवा उद्योग और वाणिज्य को, व्यापार को काफ़ी तेजी से बढ़ाएगा और भारत में मील का पत्थर साबित हो सकता है। स्वागत करते हैं इसका। कल से प्रारंभ होगा हिसार से चंडीगढ़ तक के लिए। जो तीसरा न्यूज़ है वो प्रमुख न्यूज़, भारतीय रिजर्व बैंक ने जमा राशि पर ब्याज दर संबंधी उसके निर्देशों के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने पर डोइचे बैंक एजी पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इससे पहले कई बार ये नोटिस दिया गया था डोइचे बैंक को कि वे उन मानकों का उल्लंघन न करें, परंतु नहीं मानने के केस में डोइचे बैंक एजी पर 2 करोड़ रुपए का भारत के केंद्रीय बैंक ने जुर्माना लगाया है। ये बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले अन्य उपक्रमों के लिए एक मिसाल भी है, एक गाइडिंग फैक्टर भी है। जो चौथा न्यूज़ है, प्रमुख न्यूज़, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों पर तब तक के लिए रोक लगा दिया है जब तक कि आंदोलन रुक नहीं जाता। अर्थात सुप्रीम कोर्ट अपने जुडिशियल एक्टिविज्म प्रक्रिया के अंतर्गत, यद्यपि वो बिल नहीं है, अब एक्ट बन चुका है, इसके बावजूद रोक लगाया है। सरकार कल्याणकारी राष्ट्र के अंतर्गत कार्य कर रही है तो किसानों के आंदोलन को समाप्त करें। वस्तुतः उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया है जिसमें किसान और सरकार के और कुछ सामाजिक सेवा के लोग जुड़ें और बैठ करके इस गतिरोध को दूर करें। आप देख पा रहे होंगे किसान आंदोलन को, यही दिल्ली का मानचित्र है। अंबाला से दिल्ली, हिसार से दिल्ली, रेवाड़ी से दिल्ली और पलवल से दिल्ली, अर्थात 3 ओर से तो हरियाणा है, लेकिन मूल रूप से पंजाब के किसान तक यहाँ पहुँचे हुए हैं। इस ओर से उत्तर प्रदेश है,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है। हालांकि पूरब से यानी दिल्ली के पूर्वी भाग से इस प्रकार का गतिरोध या आंदोलन बहुत कम है, सीमित है। इसके बावजूद इस शीतलहर के समय भी किसान डटे हुए हैं, उनके जज्बे को सलाम। लेकिन किसान भी सोचें, एलपीजी की व्यवस्था अर्थात लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो व्यवस्था भारत में 1991 से प्रारंभ हुई, उसके पश्चात कृषि या प्राथमिक सेक्टर उससे अछूता रह गया। यदि हम उसे नहीं जोड़ेंगे तो व्यवहार में वैश्वीकरण के लाभों को या जो जिस प्रकार से कृषि की प्रक्रियाएं भी बदल रही हैं, उसके लाभों से हम वंचित हो जाएंगे। आपको पता होगा, हमने एमसीक्यू सीरीज में अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले सीरीज में यह बताया भी था कि वियतनाम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक राष्ट्र है। इसके बावजूद भारत से वो चावल इस बार आयात कर रहा है। इसका मूल कारण है भारत के चावल के मूल्य का सस्ता होना है। अर्थात राष्ट्रीय के साथ साथ जब हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी वस्तुओं को बेचने का या कृषि उत्पादों को बेचने का अवसर है, तो हम एमएसपी अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस या एपीएमसी एक्ट के तहत ही उसे क्यों बेचें। और वियतनाम ने जो भारत से चावल का आयात किया है, उसके सबसे बड़े आधारों में चावल के मूल्य का कम होना है। इसके अलावा भी कई कारण हैं, परंतु ये एक मुख्य कारण है। अतः किसान भाइयों से भी अपील है कि वो सरकार से मिल करके एक बेहतर रास्ता निकाले। और सरकार से तो अपील है ही, ये भारत के ही किसान हैं। और यह अच्छी बात है कि अब समृद्धि किसानों में भी आई है, वो ट्रैक्टर से आए हैं, जूस पी रहे हैं। लेकिन 60 से 65 किसान का देहांत हो चुका है, यद्यपि वो 70 साल से ऊपर उम्र के थे प्रायः। इसके बावजूद यदि उनकी मृत्यु हुई है, ये काफ़ी दुखद है। सरकार भी इसे काफ़ी गंभीरता से ले। तो 4 न्यूज़ ये रहे। चलते हैं 5वें न्यूज़ की ओर। खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग ने गाय के गोबर से निर्मित पेंट बनाकर बाजार में उतारने की घोषणा की है। ये इकोलॉजिकली फ्रेंडली पेंट होगा, जो विशेष तौर पे घरों में जैसे रंगोली बनाया जाता है या होली में कई प्रकार के जो रंग या गुलाल यूज़ किए जाते हैं, उनमें इस प्रकार के रंग का प्रयोग होगा। इसमें केमिकल बिल्कुल भी नहीं होता, तो इको फ्रेंडली तो होगा ही होगा, साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होगा। यह भी काफ़ी स्वागत योग्य कदम है। छठा न्यूज़ है, घरेलू रेटिंग एजेंसी ब्रिकवर्ड रेटिंग्स ने 2021-22 के लिए भारत के जीडीपी का लगभग 11% रहने का अनुमान लगाया है। 2 दिन पहले के एमसीक्यू अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि डच बैंक ने ये अनुमान लगाया है कि अभी जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो लगभग 3 ट्रिलियन की है। एक दशक अर्थात 2030 में यह बढ़कर 7 ट्रिलियन की हो जाएगी और विश्व व्यापार में भारत का जो अंश है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। अब देखिए, अलग-अलग एजेंसियों के द्वारा जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, उनमें लगभग कहीं न कहीं पूरकता भी है, क्योंकि एक तरफ डच बैंक का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था 1 दशक में लगभग 2.5 गुना बढ़ जाएगी। वहीं ब्रिकवर्ड रेटिंग्स ने कहा है कि जीडीपी भारत का 11% रहेगा, अर्थात कोविड के दौरान तो है ही, लेकिन भारत की अभी जीडीपी वैसे नेगेटिव है। कोविड के बाद भारत की जीडीपी और अर्थव्यवस्था में तेजी से ग्रोथ या समृद्धि देखा जाएगा। तो 7वां मुख्य न्यूज़ है, ओमान के संविधान में अहम संशोधन किया गया है। ये पहली बार क्राउन प्रिंस अर्थात जो राजकुमार होते हैं, जो वहाँ के शासक के बेटे उन्हें राजकुमार कहते हैं, अन्य राष्ट्रों में भी यही कहते हैं, कि नियुक्ति का ऐलान किया गया है। अर्थात पहले ये घोषणा कर दी जाती थी कि यही अब राजकुमार हैं, आगे राजा होंगे, परंतु अब उनकी नियुक्ति की जा रही है। हालांकि अभी आधार या मापदंडों का पूरी तरह से निर्धारण और खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन राजकुमार या क्राउन प्रिंस की नियुक्ति वहाँ बड़े परिवर्तन का आधार तय करेगी, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र तो नहीं आया है, इसके बावजूद एक बड़ा परिवर्तन होता दिख रहा है। जो 8वां प्रमुख न्यूज़ है, स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फुटबॉल एक बड़ा ही रोमांचक खेल है, आपको पता ही होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले जोसेफ बिकान, जिन्होंने 759 अर्थात 759 गोल किए थे, उसकी बराबरी कर ली। हालांकि लेटेस्ट न्यूज़ के अनुसार अब वो उससे आगे बढ़ चुके हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। चलते हैं 9th न्यूज़ की ओर। फोर्ब्स मैगजीन की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में अमेज़न के फाउंडर मेंबर जेफ बेजोस ने एलन मस्क को पीछे छोड़ विश्व के पुनः सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। बीच में एलन मस्क बने थे, परंतु इसके पहले जेफ बेजोस ही थे। अभी फिलहाल फिर से जेफ बेजोस जो अमेज़न के फाउंडर हैं, वही विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। 10वां न्यूज़ है, 12 जनवरी ये हमारे आदरणीय स्वामी विवेकानंद की जन्म शताब्दी या जन्म दिवस पर मनाई जाती है। 12 जनवरी अर्थात कल 158 अर्थात 198वीं जयंती थी। इस उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। भारत वैसे तो बौद्धिकों का देश है, परंतु भारत में सर्वश्रेष्ठ बौद्धिकों में विवेकानंद जी का शुमार है।
खासकर युवाओं के लिए, यूथ्स के लिए जो संदेश है वो अविस्मरणीय है। आज भी इनके कोटेशंस हमें प्रेरणा देते हैं। जैसे अक्सर मैं विद्यार्थियों से चर्चा करता हूँ, सफल व्यक्तियों का यह मानना होता है कि जब तक थको मत तब तक कार्य करते रहो, परंतु विवेकानंद का मानना है युवाओं के लिए कि जब तक कार्य पूरा ना हो तब तक थको ही मत। अर्थात थकने का ही कोई व्यवस्था या स्कोप नहीं है जब तक कार्य पूरा ना हो, क्योंकि आप पूरे जोश और होश के साथ जब लगते हैं, एक बड़े उद्देश्य पे लगते हैं, तो आप खुद ही कार्य करते जाते हैं। वही कार्य करने की ऊर्जा आप में फिर से ऊर्जा देती है, तो थकने का कोई मामला बनता ही नहीं है। तो विवेकानंद की जन्म शताब्दी या जन्म दिवस पे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। शिकागो में भी भारत का परचम लहराने वाले विवेकानंद को नमन है। जो 11वां प्रमुख न्यूज़ है, भारतीय नौसेना आज से सी विजिल 21 इसलिए क्योंकि 2021 में हम लोग हैं। सी विजिल 21 2 दिवसीय अभ्यास सत्र में भाग ले रही है। बेसिकली मुंबई पे जो आतंकवादी आक्रमण हमला हुआ था, उसके पश्चात से खास करके हिंद महासागर में जहाँ-जहाँ से भारत में इस प्रकार के हमले हो सकते हैं, उसको रोकने के लिए एक हमेशा युद्धाभ्यास प्रकार का प्रैक्टिस सेशन किया जाता है। उसी का नाम सी विजिल 21 है। इसमें बहुत शॉर्ट टाइम में ही किसी ऑपरेशन को कैसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया सकता है, इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस की जाती है। इसी का नाम सी विजिल 21 है। जो 12वां प्रमुख न्यूज़ है, प्रधानमंत्री कार्यालय ने गणतंत्र दिवस 2021 पर सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को मुख्य अतिथि के रूप में आने का न्योता दिया है। अर्थात इस बार 26 जनवरी को भारत के मुख्य अतिथि होंगे चंद्रिका प्रसाद संतोखी। हमारे राष्ट्रपति लाल किले पर झंडा फहराएंगे, गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। आप सभी को अग्रिम बधाई इसके लिए। तो 12 मुख्य न्यूज़ पूरे हुए, लेकिन 2 न्यूज़ हम थोड़ा विस्तार से आपको बताएंगे। चलते हैं उनकी ओर। ये विवेकानंद जी हैं, शिकागो की ये तस्वीर है। 51st अर्थात 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 16 जनवरी से 24 जनवरी के बीच गोवा में आयोजित किया जाएगा। इसमें कंट्री इन फोकस बांग्लादेश का चयन किया गया है, जिसमें बांग्लादेश की 4 फिल्मों को दिखाया जाएगा। तनवीर मुकम्मल की जीबून धुली, ये 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हो रहा था, हालांकि जिस प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी ने वहाँ के बंगालियों पर अत्याचार किए और लोकतंत्र का पूरा तरह से समापन ही कर दिया गया था, उसी थीम पर यह बेस्ट मूवी है तनवीर मुकल्लम की जीबून धुली। इसके अलावा जाहिदुर रहीम अंजाम की मेघ मल्लार, रुबायत हुसैन की अंडर कंस्ट्रक्शन और सिंसियरली योर्स ढाका, यही 4 मूवीज़ हैं जो दिखाई जाएंगी। तो 51st भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 16 जनवरी से 24 जनवरी। हालांकि इस बार भीड़ बहुत कम होगा क्योंकि कोविड-19 का समय है, यद्यपि 16 से 24 जनवरी के बीच ये मनाया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्मों को दिखाया जाएगा। अगला न्यूज़ है, अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम उत्पादन की संभावनाएं हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अर्थात जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2017 में हालांकि ये घोषणा की थी कि अरुणाचल प्रदेश में जिस प्रकार के स्ट्रक्चर या संरचनाएं हैं, उसमें वेनेडियम एक अमलगम है, मिश्र धातु है, पाए जाने की संभावना है, जिसकी पुष्टि 12 जनवरी को कर दी गई। अर्थात अरुणाचल प्रदेश से वेनेडियम का खनन किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए या आपको पता होगा, वेनेडियम इस्पात से ज़्यादा कठोर होता है। इसके अलावा उड्डयन उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग या ईंधन की दक्षता बढ़ाने में वेनेडियम का बहुत बड़ा योगदान है या उपयोग किया जाता है। रिडॉक्स बैटरियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात ये काफ़ी उपयोगी है। और अच्छी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेनेडियम की जितनी मांग है वो पूरी नहीं हो पाती, 30% के आसपास तक ये कम होता है। तो भारत में यदि वेनेडियम का खनन होता है तो हम प्रत्येक प्रकार से लाभ की स्थिति में होंगे। अब केंद्रीय सरकार खनन मंत्रालय किस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम का खनन होगा, इस पर नीति बनाएगी और जल्द ही वहाँ पर खनन प्रारंभ किया जाएगा। तो ये प्रमुख खबर थे जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इससे पीटी में विशेष तौर पर क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू ऑल। मिलते हैं कल। और 14 जनवरी अर्थात मकर संक्रांति, बिहू और पोंगल की अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू।